Hello students, welcome to our channel L2S Learn to Succeed। ये पार्ट 3 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, जिसमें हम टेक्निक्स एक्सप्लेन करेंगे, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। क्या क्या टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की? फंक्शनल फॉरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क स्टडी में ये 4 स्टडी इंक्लूड है: फटीग, मेथड, टाइम एंड मोशन। फिर है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एंड नेक्स्ट है मेंटल रेवोल्यूशन। आइए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है फंक्शनल फॉरमैनशिप। क्या चीज़ है ये? एक फैक्ट्री के सिस्टम में एक फोरमैन होता है जो कि सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को देखता है, जो वर्कर्स के साथ फेस टू फेस कांटेक्ट में आता है डेली बेसिस पे। ये फोरमैन ही एक तरह से लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर है और हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर है, ये आप कह सकते हो। फोरमैन के अंडर ये सारी चीज़ें वो वर्कर्स को देखता है। अब ये फोरमैन में सारी की सारी क्वालिटीज़ थोड़ी हो सकती हैं, एक फोरमैन में सारी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती। टेलर ने इसमें क्या चीज़ कही है कि टेलर ने किस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट किया है? इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ दिस रोल इन द फैक्ट्री सेटअप, कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे किया जाए फैक्ट्री के सेटअप में। तो उसने कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं, आइडेंटिफाई करी उसने कुछ क्वालिटीज़ गुड फॉरमैन की और यू कैन से सुपरवाइज़र की, जो कि हर एक सिंगल पर्सन में वो सारी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती। एक तरह से आप इसको एक्सटेंशन कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का एंड स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर। टेलर ने ना 8 स्पेशलिस्ट बताए हैं और यू कैन से 8 पर्सन्स बताए हैं। जैसे ही प्रॉम्प्टेड हिम टू सजेस्ट फंक्शनल फॉरमैनशिप थ्रू 8 पर्सन। कौन से हैं 8 पर्सन्स? देखिए, फैक्ट्री मैनेजर, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लानिंग इन चार्ज एंड प्लानिंग प्रोडक्शन। प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या इंक्लूड है? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या इंक्लूड है? गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। और ये सारे हैं क्या? वर्कमैन। ये 8 स्पेशलिस्ट हैं और यू कैन से 8 पर्सन्स है जो कि टेलर ने इस टेक्निक में बताए गए हैं कि हर एक पर्सन की अलग क्वालिटीज़ होती हैं, वो एक पर्सन में नहीं मिलती। जिसके लिए हर एक पर्सन के लिए एक अलग पोस्ट बताई गई है एक तरह से। जैसे प्लानिंग इंचार्ज में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होंगी, प्रोडक्शन इंचार्ज में क्या क्या। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जिसके पास टेक्निकल मास्टरी है, उसका काम क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंस और ग्रिट में वर्क को प्लान करने का उसका काम होना चाहिए। दोज विद एनर्जी एंड गुड हेल्थ, जिनमें एनर्जी है, जिनकी हेल्थ गुड है, उनको कौन सा वर्क देना चाहिए? एग्जीक्यूट करने का, एग्जीक्यूशन का। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या है? एक स्टैंडर्ड्स सेट करे जाते हैं। जैसे किस चीज़ के स्टैंडर्ड सेट करे जाते हैं कि एक सामान को कैसे लेके जाना है, प्रॉपर क्या प्रोसेस है उस सामान को दूसरी जगह पे लेके जाने की। जैसे ये बॉक्सेस हैं, उसको लोड करना है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस लगेगी, कितने पर्सन्स लगेंगे, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फिक्स करा जाता है, यू कैन सी। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है स्टैंडर्ड सेट करने की, जो कि हर एक बिजनेस एक्टिविटी में होती है। स्टैंडर्डाइजेशन किस चीज़ का हो सकता है? प्रोसेस का भी, रॉ मटेरियल का भी, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मैथड्स और यू कैन से वर्किंग कंडीशंस। ये ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं स्टैंडर्डाइजेशन के। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इसके? टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और अ प्रोडक्ट टू fixed type, size and characteristic, to establish interchangeability of manufactured parts and product, to establish standard of excellence and quality in materials,
टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स। मतलब हर एक चीज़ का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड क्रिएट किया जाता है, मतलब एक सीक्वेंस बनाई जाती है। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। क्या है सिंप्लीफिकेशन? किस नाम से क्लियर हो रहा है, किसी चीज़ को सिंपल बनाना, मतलब कि जो आलतू फालतू की एक्टिविटीज़ हैं उनको एलिमिनेट कर देना। और इसका एम क्या है? एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, जिसका क्या रिजल्ट निकलता है कि कॉस्ट ऑफ लेबर सेव होती है, मशीन्स और टूल्स भी सेव होते हैं, टाइम सेव होता है, इम्प्लाइज रिड्यूस्ड इन्वेंट्रीज, फुलर यूटिलाइजेशन होती है इक्विपमेंट की, और जिसकी वजह से फिर टर्नओवर भी इंक्रीज़ हो जाता है। कि एलिमिनेटिंग सुपरफ्लूअस वेराइटीज़, साइज एंड डायमेंशंस, इन चीज़ों को एलिमिनेट कर देना। काफ़ी सारी कंपनीज़ ये सिंप्लीफिकेशन और यू कैन से स्टैंडर्डाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर रही है, जैसे नोकिया, टोयोटो, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में 4 स्टडी बताई गई थी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। मेथड स्टडी में क्या कहा गया है कि एक बेस्ट वे निकालना है जॉब को करने का। टेलर ने मेथड स्टडी को एक असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया गया है, और ये कॉन्सेप्ट कौन सी कंपनी फॉलो करती है? फोर्ड मोटर कंपनी, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज़ किया जाए और क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स को इम्प्रूव किया जाए, और कैन से मैक्सिमाइज़ किया जाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कार को डिज़ाइन करना है। So, एक assembly line production would entail deciding the sequence of operations, place of man, machinery and raw material etc. जो एक assembly line production होएगी, मतलब assemble करना है सारी चीज़ों को, तो वो एक proper sequence बनाएगी कि वो काम कैसे करना है, कि किस place पे कितने person की need पड़ेगी, मशीनरी की नीड कहाँ पे पड़ेगी, रॉ मटेरियल कितना चाहिए होगा, तो वो assembly line सब कुछ sequence में डिसाइड करती है। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन पता चल रहा है वर्ड से ही, मूवमेंट्स। सो ये क्या है? स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशंस अंडरटेकन वाइल डूइंग टिपिकल जॉब। कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें जो भी पोजीशंस, जो भी मूवमेंट्स होते हैं, इसमें उस बारे में कहा गया है कि जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है, जो बेफालतू की मूवमेंट्स है, उनको एलिमिनेट किया जाए, जिसकी वजह से टाइम बचेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी, और यू कैन से वर्क क्या हो, जॉब क्या एफिशिएंटली टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी और कम टाइम में। सो एक एग्जांपल टेलर ने लिया गया है इसमें। टेलर और उसके जो एसोसिएट था फ्रैंक गैलीबर्ट ने, तो उसने जो मोशंस हैं ब्रिक लेयरिंग की, उसको 18 से 5 कर दिया, मतलब उन मूवमेंट्स, बेफालतू की मूवमेंट्स को कम कर दिया। जो ये ब्रिक उठाते हैं उनको लेयर्स में लगा के, मतलब देखा ही होगा आपने, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे ब्रिक उठा के उसको अपने सर पे रख के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, देखा ही होगा आपने। सो वो जो मूवमेंट्स होती है उनको पहले 18 मूवमेंट्स होती थी, तो उन्होंने उन मूवमेंट्स को कम करके 5 तक लेकर आए हैं। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में नाम से क्लियर हो रहा है कि टाइम रिलेटेड स्टडी है, मतलब स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है एक जॉब को परफॉर्म करने में। सो कुछ टाइम मेजरिंग डिवाइसेस का भी यूज़ किया गया है, और इस टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिटरमाइन करना नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। टाइम स्टडी में एक एग्जाम्पल लिया गया है कार्डबोर्ड बॉक्स मेकिंग का, कि कार्डबोर्ड बॉक्स बना रहे हैं। अब उस कार्डबोर्ड बॉक्स को बनाने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट्स। एक कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने में 20 मिनट्स लगते हैं। सो 1 घंटे में कितने बॉक्सेस बनेंगे? 3 बॉक्सेस। सो इस अकॉर्डिंग 7 आवर्स में कितने बॉक्सेस बनेंगे? 21 बॉक्सेस @ 3 बॉक्स पर आवर, मतलब 1 घंटे में 3 बॉक्स बन रहे हैं, तो 7 घंटे में 21 और 7
घंटे में 21 बॉक्सेस बनेंगे। सो एक स्टैंडर्ड टास्क फिट किया गया है कि एक वर्कर को इतना टाइम लगेगा ही लगेगा एक बॉक्स को बनाने में। नेक्स्ट है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या है? एक वर्क एनवायरनमेंट में, एक फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं। सो उसमें हर एक पर्सन जो है उसको थोड़ा रेस्ट की नीड तो पड़ती है। सो उस रेस्ट करने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए। जैसे एक सिंगल शिफ्ट होती है तो उसमें कुछ रेस्ट इंटरवल देना चाहिए लंच करने के लिए। अगर कुछ हैवी मैनुअल लेबर का वर्क है तो स्मॉल पॉजेस देने चाहिए उस वर्क को, मतलब ताकि वो जो वर्कर है वो फिट फील करे, रिलैक्स फील करे, फिजिकली और मेंटली टायर्ड फील ना करे। कॉजेज़ क्या होते हैं फैटीग के? काफ़ी देर तक काम कर रहे हैं वर्कर्स, अनसूटेबल वर्क एनवायरनमेंट है, अनकॉर्डियल रिलेशंस हैं बॉस के साथ, इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है, बैड वर्किंग कंडीशंस है। तो ये सारे के सारे कॉजेज़ हैं फैटीग के, और इन सब को एक तरह से कम करना चाहिए। जितनी कोशिश होनी चाहिए इनको रिमूव करना चाहिए ताकि एक प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें क्या है कि हर एक मतलब एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में डिफरेंशिएट किया गया है। टेलर ने क्या कहा है इसमें कि डिफरेंट रेट ऑफ वेज पेमेंट होगा, जिसके लिए जो स्टैंडर्ड के से ज़्यादा काम करेंगे और जो स्टैंडर्ड से कम काम करेंगे, हर किसी के लिए वेजेस अलग अलग रहेंगी। सो एग्जांपल से समझते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर कितना है? 10 पर यूनिट। पर कि स्टैंडर्ड इतना तो वर्कर्स को 10 यूनिट्स तो वर्कर्स को बनानी ही बनानी है। पर और अगर स्टैंडर्ड और उससे ज़्यादा वो यूनिट बनाते हैं तो उनको 50 रुपीज़ मिलेंगे पर यूनिट के। और अगर कम यूनिट बनाते हैं, 10 यूनिट से कम बनाते हैं, तो उनको 40 पर यूनिट मिलेगी। सो अब जो एफिशिएंट वर्कर मेकिंग है, वर्कर ने 11 यूनिट्स बनाई हैं। सो अब 11 यूनिट्स के अकॉर्डिंग उसको कितने मिलने चाहिए? 50 पर यूनिट। सो 11 इंटू 50 दैट इज़ उसको कितनी वेजेस मिलेगी? ₹550 पर डे। एक वर्कर, दूसरा वर्कर है, उसने 9 यूनिट्स बनाई है, तो स्टैंडर्ड से कम बनाई है, तो उसको कितने वेजेस मिलेंगे? ₹40। सो 9 इंटू 40 दैट इज़ 360 पर डे। सो एक वेजेस प्रॉपर सेट कर दी गई है जिसकी वजह से वर्कर्स मोटिवेट होंगे और वेजेस मतलब काम करने के लिए, ताकि उनको फिर वेजेस और ज़्यादा मिले। नेक्स्ट है मेंटल रेवोल्यूशन। इसमें क्या है कि वर्कर्स को भी और मैनेजमेंट को भी एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। कंपटीशन को छोड़ के कोऑपरेशन की साइड ध्यान देना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस, एक दूसरे की नीड्स रियलाइज़ होनी चाहिए। सो बोथ शुड एम टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सरप्लस। जो पार्ट ऑफ सरप्लस है वो वर्कर्स को भी देना चाहिए, कुछ उनके सजेशंस भी लेनी चाहिए, और वर्कर्स को भी ये समझना चाहिए कि उनको बेफालतू की डिमांड्स नहीं करनी चाहिए, मैनेजमेंट से स्ट्राइक वगैरह पे ना जाए। सो ये है एक मेंटल रेवोल्यूशन, ये था टॉपिक। फिर क्या है, ये लास्ट है पार्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि जो टेलर है या साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की गई है। दैट इज़ ऑपरेशन रिसर्च, असेंबली लाइन, लीन मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर्स का भी आजकल तो यूज़ हो रहा है। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो इट हैज़ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लेवल्स इंक्रीज करने के लिए इन सबको लाया गया था। सो आज के लिए इतना ही बहुत है। Please like, subscribe and share L2S Learn to Succeed. Thank you for watching.